MPSC 004 सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट इन मॉडर्न इंडिया, ये एक ऐसा एग्जाम है जो इग्नू एमए हिस्ट्री सेकेंड ईयर में भी पढ़ाया जाता है और आपका जो एमए पॉलिटिकल साइंस है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के पास भी होता है। जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो कोड के हिसाब से होते हैं, तो क्वेश्चन पेपर्स आपके सेम ही रहते हैं। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ जो आपके एमपीएससी 004 एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं। ये मेरी एमपीएससी 004 की सीरीज का पार्ट 3 वीडियो है, तो अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा हमारा व्हाट्सएप चैनल, जहां पे मैं जो भी आपकी प्लेलिस्ट है, कंप्लीट प्लेलिस्ट के लिंक्स अपने व्हाट्सएप चैनल पे ही आप सभी को प्रोवाइड करने वाली हूँ। प्लेलिस्ट के अंदर जो भी वीडियोस होंगे वो आपको सारे देखने हुआ करेंगे। ठीक है। सो एमपीएससी 004 के अलावा आपके बाकी के भी सब्जेक्ट कोड्स होंगे। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री वालों के पास होंगे एमएचआई वाले कोड्स, एमएचआई 108, 109 जो भी है। तो अगर आपको अपने नोट्स या फिर गेस्ट पेपर्स को परचेज करना है, आपने अभी तक कहीं से भी इग्नू का जो गेस्ट पेपर है आपके एग्जाम के लिए परचेज नहीं किया है, तो आप हमारे स्कॉलरली माइंड्स चैनल का जो गेस्ट पेपर है आपके एग्जाम के लिए, आप उसे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके परचेज कर सकते हो। आपको सिंपल व्हाट्सएप पे एक हाई का मैसेज भेजना है एंड आपको बाकी की डिटेल्स वहां पे मिल जाएंगी। जो गेस्ट पेपर है आपको बाय पेइंग ₹49 हम अवेलेबल करवा देंगे। ओके। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर आपका ये 7 है, क्योंकि 6 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी पार्ट 1 एंड 2 में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको यहाँ पे महात्मा गांधी के जो व्यूज हैं ऑन द यूनिटी ऑफ एंड्स एंड मीन्स, महात्मा गांधी के व्यूज आपको डिस्कस करने हैं। सिंपल है, मोहनदास करमचंद गांधी के क्या व्यूज थे, आपके लिए काफी आसान होगा इस आंसर को करना। तो महात्मा गांधी का मानना था कि साध्य और साधन एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते, यानी कि एंड्स एंड गोल्स जो होते हैं हमारे, अगर हमें गोल्स को अचीव करना है तो हमारे कुछ ना कुछ मेथड्स होंगे। तो गोल्स और मेथड्स को हम कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते, दे आर इनसेपरेबल। सो अकॉर्डिंग टू गांधी, अ गुड ऑब्जेक्टिव कैन ओनली बी अचीव थ्रू मॉरल एंड प्योर मेथड। ही स्ट्रांगली अपोज द आइडिया दैट द एंड जस्टिफाइज द मीन्स। एक एक ऐसी लाइन आपने सुनी होगी कि द एंड जस्टिफाइज द मीन्स, यानी कि भले ही आपका जो फाइनल जो आपका एंड है, आपका गोल, अगर आपका गोल अच्छा है, वो पॉजिटिव है, तो आपने उस गोल को पाने के लिए जो भी रास्ते अपनाए हैं, ठीक है, चाहे वो सही हो या गलत हो, वो फाइनली जस्टिफाई हो जाते हैं। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि ये आइडिया एकदम गलत है। जो एंड्स होते हैं वो मीन्स को कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाते। कभी भी हमें इमोरल तरीकों से चीजों को अचीव लाइफ में नहीं करना है। ठीक है। तो गांधी के अनुसार अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति केवल नैतिक और शुद्ध साधनों से ही संभव है। एक गुड गोल, एक गुड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं? प्योर मेथड्स के माध्यम से ही अचीव कर सकते हैं। वे इस विचार का विरोध करते थे कि उद्देश्य साधनों को उचित ठहरा देता है। उनके अनुसार गलत साधनों से सही परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते। अगर आपके साधन गलत है तो सही परिणाम भी आपको नहीं मिलेगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा महात्मा गांधी का एंड्स एंड मीन्स को लेकर जो ये बेसिक हमारा आइडिया है। इसके बाद अब इधर बात आती है कि गांधी के साध्य और साधन की एकता संबंधी क्या विचार है। सबसे पहले वो कहते हैं कि साध्य और जो साधन है ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मीन्स एंड एंड्स आर इंटरकनेक्टेड। सो गांधी बिलीव्ड दैट मीन्स आर लाइक सीड एंड एंड्स आर लाइक अ ट्री। जो हमारे जो आपके मीन्स होते हैं वो किसकी तरह है? सीड की तरह है, कि हमने कोई बीज बोया और बाद में हमें उसका फल प्राप्त हुआ। So a pure seed can only produce a healthy tree. Therefore, moral methods are necessary for noble goals. कि अगर आपको लाइफ के आपके नोबल गोल्स हैं, ठीक है, तो अपने उन नोबल गोल्स को प्राप्त करने के लिए आपके जो मेथड्स हैं वो भी नोबल ही होने चाहिए। ठीक है, नैतिक साधन ही आपके होने चाहिए। फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम सभी जानते हैं, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं बचपन से लेकर आज तक, वो ये है कि गांधी ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। सो ही कंसीडर्ड ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स टू अचीव जस्टिस एंड फ्रीडम।
ओके, तो लाइफ में जस्टिस और फ्रीडम को अचीव करने के लिए ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वायलेंस अकॉर्डिंग टू गांधी करप्ट बोथ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स। तो उनका मानना है कि जो अहिंसा होती है, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट होता है, और हिंसा क्या करती है, समाज और व्यक्ति दोनों को भ्रष्ट कर देती है। तो दो व्यूज आप उनके समझ गए। पहला जो एंड्स और मीन्स को लेकर है उनके विचार, वो ये है कि एंड्स और मीन्स हमारे इंटरकनेक्टेड होते हैं और हमें हमेशा मॉरल मेथड्स का ही यूज करना है अपने नोबल पर्पस को पूरा करने के लिए। फिर वो ट्रूथ और नॉन वायलेंस के महत्व के बारे में बताते हैं। फिर गांधी जी हिंसक क्रांति का विरोध भी करते हैं। सो गांधी रिजेक्टेड वायलेंट मेथड्स used by revolutionaries, arguing that freedom achieved through violence would lead to hatred and injustice। तो गांधी ने क्रांतिकारियों की हिंसक पद्धतियों का विरोध किया और कहा कि हिंसा से प्राप्त स्वतंत्रता घृणा और अन्याय को जन्म देगी। ठीक है, क्या होगा, हिंसा से जो भी चीजें प्राप्त होंगी उससे क्या होगा, अन्याय और घृणा उन्हें होती थी। तो किसी भी प्रकार के वॉयलेंस के वो खिलाफ थे। फिर वो विश्वास करते थे दोस्तों मॉरल पॉलिटिक्स पे, यानी कि पॉलिटिक्स के अंदर नैतिकता पर बल देने पे वो जोर देते थे और माना कि राजनीतिक कार्य ईमानदारी, आत्म अनुशासन और त्याग पर आधारित होना चाहिए। So he emphasized ethics in politics and believed political action should be based on honesty, self-discipline and sacrifice। स्वतंत्रता आंदोलन में क्या उन्होंने कुछ नए प्रयोग किए, तो देखो पहले एक तरीके से जो नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, सत्याग्रह, ये कुछ नए आइडियाज थे उस समय के हिसाब से। तो इन न्यू आइडियाज को, इन न्यू प्रिंसिपल्स को उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जोड़ा। So Gandhi applied this principle through movements like non-cooperation, civil disobedience and satyagraha, which relied on peaceful resistance instead of violence। तो violence की जगह हमें क्या करना है, peacefully उन लोगों का विरोध करना है। तो गांधी ने इस सिद्धांत को असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और सत्याग्रह जैसे आंदोलनों में लागू किया, जो हिंसा के बजाय शांतिपूर्ण प्रतिरोध पर आधारित थे। सो यहाँ पे आप फटाफट से रिवाइज करोगे। आप देखो जो भी मैं बोलती हूँ उसको आप सुनते रहो। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, गांधी के साध्य और साधन से जुड़े हुए जो विचार हैं उनको बताया कि उनके हिसाब से वो अलग नहीं किए जा सकते। द एंड जस्टिफाइज द मीन्स, ये तो सब बेकार की चीजें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इमोरल तरीकों का यूज नहीं करना चाहिए, हमेशा मॉरल वैल्यूज को फॉलो करना चाहिए। फिर उन्होंने जो एंड्स और मीन्स को लेकर क्या और क्या व्यूज दिए, उन्होंने उनकी एकता संबंधी विचार की दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमें वायलेंस नहीं करना, किसी प्रकार के हिंसक चीजों का वो विरोध करते थे और राजनीति के अंदर जो नैतिकता है उस पर बल देते थे। तो मॉरल पॉलिटिक्स हो गया और फ्रीडम मूवमेंट में फिर उन्होंने अपने इन आइडियाज को अप्लाई भी किया था। नाउ हम यहाँ पे उनकी जो व्यूज हैं उन्हें क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, यानी कि उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स को देखेंगे। तो जो गांधी की थ्योरी है, गांधी के सिद्धांत ने राजनीति को मजबूत नैतिक आधार प्रदान किया। गांधी थ्योरी गेव पॉलिटिक्स अ स्ट्रॉन्ग मॉरल एंड एथिकल डायमेंशन। ठीक है, तो राजनीति के अंदर एथिक्स वगैरह को उन्होंने जोड़ दिया। और हिज मेथड्स इंस्पायर्ड मास पार्टिसिपेशन। अब क्योंकि उनके ऐसे मेथड्स थे कि उससे मास पार्टिसिपेशन को बढ़ावा मिला और हमारे देश ने इंडिपेंडेंस गेन किया थ्रू लार्जली नॉन वायलेंट स्ट्रगल। तो उनकी पद्धतियों ने जन भागीदारी को प्रेरित किया और भारत को मुख्यतः अहिंसक संघर्ष के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता की। प्रैक्टिकल सक्सेस दिलवाई उन्होंने। मान लो कि बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाती हैं चीजें तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो जब हम अहिंसक चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें रियल फ्रीडम प्राप्त हुई। तो उनके मेथड्स की वजह से बड़े लेवल पे जो लोग हैं वो इसके साथ जुड़े थे, इन आंदोलनों के साथ जुड़े थे। बट जो क्रिटिक्स है कुछ सिचुएशंस में उनको गलत ठहराते हैं और कहते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही नॉन वायलेंस के साथ चिपके हुए थे एंड दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। ठीक है, अब कोई ऐसी फोर्स है जो आपके खिलाफ बहुत ही ज्यादा ऑपरेसिव है, सो यू हैव टू बी ऑपरेसिव अगेंस्ट देम। बट इस चीज को लेकर उनकी आलोचना होती है। बट आज के समय में हम क्या देखते हैं कि डिस्पाइट द क्रिटिसिज्म,
आज भी लोग उनके जो एथिकल रिमेन्स हैं, उनके जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और पीसफुल प्रोटेस्ट है, उस पर विश्वास रखते हैं। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। बस आपको ये सब लिखकर आना है, ठीक है। सो गांधी की साध्य और साधन की एकता की अवधारणा यह बताती है कि श्रेष्ठ लक्ष्य के लिए श्रेष्ठ साधन आवश्यक हैं। राजनीति को नैतिकता से जोड़कर उन्होंने नैतिक कार्यवाही का एक अनूठा दर्शन प्रस्तुत किया, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और विश्व भर के न्याय आंदोलनों को प्रभावित भी किया है। तो गांधी के जो विचार हैं, उन्होंने क्या किया है, भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन है और विश्व के अंदर जो दूसरे न्याय को लेकर आंदोलन चले थे, बड़े बड़े ग्लोबल मूवमेंट्स को उन्होंने प्रभावित किया था। अब मूव ऑन करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो कांग्रेस है वो एक बड़ी पार्टी थी, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बारे में बताना है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अंदर जितने भी लोग थे उनके अलग अलग आइडियोलॉजीज को वो फॉलो करते थे, ठीक है। तो कौन कौन से ग्रुप्स थे उसके अंदर। सो द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP formed in year 1934 was established to promote socialist idea within the Indian National Congress। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही समाजवादी विचारों को बढ़ावा देने के लिए पार्टी की स्थापना की गई थी। Although its leaders shared the common goal of socialism and freedom, पार्टी के जो लीडर्स थे, एक तो उनके कॉमन गोल थे, जो मतलब सबका गोल था। वो क्या था कि फ्रीडम को प्रमोट करना एंड बट ब्रिटिशर्स के लिए प्राप्त करना, ब्रिटिशर्स से क्या, स्वतंत्रता को प्राप्त करना। फिर भी उनके बीच तरीके, विचारधारा, वर्ग संघर्ष, कांग्रेस व साम्यवाद के संबंधों को लेकर मतभेद थे। समझ रहे हो कि सपोज हम सभी किसी एक पार्टी में हैं और हम उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमारे खुद की भी एक आइडियोलॉजी होगी जो हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो गांधी ने सोशलिज्म और मार्क्सिज्म, जो मार्क्सवादी सोशलिज्म है, उन दोनों को इंस्पायर किया था। अब CSP के जो लीडर्स थे जैसे कि जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, वो मार्क्सिज्म से प्रभावित ज्यादा थे और गांधी के एथिक्स की वो रिस्पेक्ट करते थे। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे भी लीडर्स थे जो कुछ ज्यादा ही मार्क्सिस्ट अप्रोच को फॉलो करते थे और क्लास स्ट्रगल को एम्फेसाइज करते थे। समझ रहे हो। तो एक तो हो गया गांधी इंस्पायर्ड और एक हो गया मार्क्सिस्ट सोशलिज्म वाली आइडियोलॉजी। दूसरा, वॉयलेंस का क्या रोल था। तो कुछ ऐसे लीडर्स थे जो रिवॉल्यूशनरी, एकदम से क्रांति की मांग करते थे, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ वो लीडर्स थे जो पीसफुल और डेमोक्रेटिक मेथड्स चाहते थे, है ना। तो दोनों तरह की आइडियोलॉजीज थी। अब जो CSP के लीडर्स थे वो कांग्रेस के साथ ही मिलकर काम करना चाहते थे। A section of CSP leaders wanted to remain within Congress and influence its policies, while others believed Congress was too moderate and should be challenged independently। तो कुछ नेता कांग्रेस के भीतर रहकर उसकी नीतियों को प्रभावित करना चाहते थे, जबकि अन्य का मानना था कि कांग्रेस बहुत नरम है और उसे स्वतंत्र रूप से चुनौती दी जानी चाहिए। साम्यवाद के प्रति दृष्टिकोण तो वही हो गया कि भाई कुछ लीडर्स थे जो कम्युनिस्ट, जो आपका कम्युनिज्म है उसको फेवर करेंगे और कुछ कम्युनिस्ट को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो ये डिफरेंस हो गया। इकोनॉमिक विजन की बात करते हैं तो अगर हम ओवरऑल देखें तो वो सभी सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे, बट देयर वर डिफरेंसेस रिगार्डिंग द एक्सटेंट की, मतलब सोशलिज्म तो होगा बट किस एक्सटेंट तक होगा, कितने लेवल तक होगा, कहाँ कहाँ पे उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो यद्यपि सभी समाजवाद के समर्थक थे, फिर भी राज्य नियंत्रण, भूमि सुधार और आर्थिक समानता प्राप्त करने के तरीकों पर भी उनके कुछ मतभेद थे। अब हम यहाँ पे मेजर लीडर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हैं आपके जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फेवर करते हैं एंड लेटर वो गांधीयन सोशलिज्म की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं एंड डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेसी की तरफ।
आचार्य नरेंद्र देव का नाम आप लिख सकते हो क्योंकि वो मार्क्सिज्म से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस थे और वो डेमोक्रेटिक मेथड्स और एथिकल सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे। राम मनोहर लोहिया, तो उन्होंने साम्राज्यवाद विरोध, सामाजिक न्याय, जातीय समानता, ऐसे वाले समाजवाद पे बल दिया और वो कैपिटलिज्म और ऑर्थोडॉक्स कम्युनिज्म दोनों को क्रिटिसाइज करते थे। ठीक है, तो आपको कुछ चीजें हैं जो दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि कौन कौन से आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हमें उन लीडर्स में देखने के लिए मिल रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का। और भी कोई क्वेश्चन आ सकता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आपको कौन कौन से अलग अलग आइडियोलॉजीज के लीडर्स देखने के लिए मिलते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं वो। क्रिटिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो देखो, डिफरेंसेस रिफ्लेक्टेड डेमोक्रेटिक डिबेट। अब एक ही पार्टी के अंदर अगर डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज के लोग आ जाते हैं तो वो क्या बन जाती है कि भाई इंटेलेक्चुअली वो लोग काफी स्ट्रांग बन जाते हैं और ये क्या दर्शाते हैं, लोकतांत्रिक बहस को दर्शाते हैं और भारत में समाजवादी चिंतन को समृद्ध बनाते हैं। बट इससे एक चीज और क्या होती है कि एकता में कमजोरी आ जाती है। तो आइडियोलॉजिकल डिविजन्स समटाइम्स वीकेंड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी एंड रिड्यूस्ड पॉलिटिकल इफेक्टिवनेस। वैचारिक मतभेदों ने कभी कभी संगठनात्मक एकता को कमजोर किया और राजनीतिक प्रभाव को कम किया। फिर गाइस, इसका इंडियन पॉलिटिक्स पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, तो देखो मतभेदों के बावजूद सीएसपी नेताओं ने स्वतंत्रता के बाद भारत की समाजवादी और लोकतांत्रिक राजनीति को प्रभावित किया है। अब देखो यहाँ पे देखो, जून सेशन के 3 वीडियोस हमारे बन चुके हैं और जो वीडियोस मैंने जून 2025 में बनाए थे, आप उन सभी वीडियोस को जरूर देखो। उसके अंदर मैंने काफी सारे जो क्वेश्चंस है वो रिवीजन क्लास और मैराथन क्लास में करवा रखे हैं। तो आप गूगल पे सर्च, यूट्यूब पे सर्च करना है MPSC 004 स्कॉलरली माइंड्स, हमारे चैनल का नाम आप सर्च कर लेना तो वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको पूरी बुक की कंप्लीट समरी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में तो डिस्क्रिप्शन में स्कॉलरली माइंड्स लाइव वाला जो चैनल है आप उस पर चले जाओ तो आपको कंप्लीट बुक समरी वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, नाउ हमारा कंक्लूजन आ जाता है कि जो लीडर्स थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, उनका शेयर्ड गोल वही है, सोशलिज्म और फ्रीडम का, बट उनकी आइडियोलॉजी, मेथड, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज अलग अलग हैं। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं का उद्देश्य समाजवाद और राष्ट्रीय स्वतंत्रता था, लेकिन विचारधारा, तरीकों और राजनीतिक रणनीतियों पर उनके मतभेद थे। These ideological differences reflected the diversity of socialist thought। तो ये जो हमें अंतर देखने के लिए मिलता है वो हमारे देश की विविधता को दर्शाता है और आगे की जो राजनीतिक दिशा है उसको वो प्रदान करता है। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आ जाएगा जहां पे आपको दयानंद सरस्वती के जो आइडियाज हैं वो बताने हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दयानंद सरस्वती से भी एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सो दयानंद सरस्वती कौन थे, तो ही वॉज अ ग्रेट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर। ओके, ही वॉज अ ग्रेट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर ऑफ 19th सेंचुरी। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और उन्होंने कहा कि हमें अपने वेदों की तरफ लौट जाना चाहिए। सिंपल है, हमने शायद पहले भी पढ़े हैं इनके आइडियाज। सो हिज रिलीजियो पॉलिटिकल आइडियाज में क्या क्या आता है, रिलीजियस रिफॉर्म्स करना, धर्म के अंदर मतलब धार्मिक सुधार करना, सोशल अपलिफ्टमेंट यानी कि समाज के उत्थान के लिए काम करना, राष्ट्रवाद और नैतिक शासन यानी कि जो सरकार है वो मॉरली बिहेव करे, ये सारी चीजें आती हैं। सो ही बिलीव्ड दैट इंडिया कुड प्रोग्रेस ओनली थ्रू सोशल प्योरिफिकेशन एंड रिवाइवल ऑफ वैदिक वैल्यूज। अब यहाँ पे उनका दोस्तों क्या मानना था कि भारत प्रगति कर सकता है पर उस प्रगति के लिए भारत का जो समाज है उसके शुद्धिकरण की आवश्यकता है और वैदिक मूल्यों के वो पुनर्उद्धार से ही संभव हो पाएगा। तो जो हमारे वैदिक मूल्य हैं हमें उन्हें वापस लेकर आना है। अब उनके ओवरऑल आइडियाज को जानेंगे। पहला जो आइडिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वापस से वेदों की ओर लौट चलो, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो वेद हैं सारे सत्य वेदों में ही छुपे हुए हैं और वो आइडल वर्शिप, सुपरस्टिशन इन सब पे विश्वास नहीं करते थे। धर्म में सुधार की मांग करते हैं
कि भाई समाज के अंदर जो भी बुराइयां हैं जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, चाइल्ड मैरिज, इन सबको खत्म करना चाहिए। राष्ट्रवाद और स्वराज के लिए उन्होंने बात की। तो दयानंद ने राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा दिया और स्वराज पर बल दिया। उन्होंने आत्मसम्मान और स्वदेशी मूल्यों को प्रोत्साहित कर बाद के राष्ट्रवादी नेताओं को प्रेरित भी किया। फिर गाइस उनकी जो मॉरल और एथिकल वैल्यूज है उसको पढ़ेंगे। सो ही बिलीव्ड रूलर्स शुड गवर्न अकॉर्डिंग टू धर्म, कि जो भी हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं वो धर्म के अनुसार शासन करें। जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो जस्टिस, न्याय और पब्लिक वेलफेयर यानी कि लोक कल्याण के लिए काम करे। जो सरकार है उसको लोक कल्याण के लिए काम करना चाहिए। तो 4 चीजें समझ गए। पहला वेद वाला हो गया, दूसरा धर्म से जुड़ा, तीसरा देश और स्वराज से जुड़ा हुआ, फिर मॉरल और एथिकल पॉलिटिक्स। देन आता है समानता और सामाजिक न्याय। तो दयानंद ने गाइस वुमेन्स की एजुकेशन को सपोर्ट किया, विडो रीमैरिज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, अपोजिंग सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इन सारी चीजों का वो क्या करते थे, विरोध करते थे और मांग करते थे समानता और सामाजिक न्याय की। उसके अलावा जो वैदिक वैल्यूज, रैशनल थिंकिंग, इन सब चीजों को भी वो सपोर्ट करते थे। अब हम इसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो उन्होंने सोशल रिफॉर्म में कंट्रीब्यूट किया। दयानंद ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन फाइटिंग द सोशल इविल्स एंड प्रमोटिंग एजुकेशन एंड इक्वालिटी। ये चीज तो हम देखते हैं कि भाई समाज सुधार में उनका बड़ा योगदान है और राष्ट्रवाद की नींव उन्होंने रखी। जो भी सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह है और जो आइडियाज थे, उनके विचारों ने लोगों में आत्मविश्वास को बढ़ाया। ठीक है, जो उनके आइडियाज थे उन्होंने एनकरेज किया सेल्फ कॉन्फिडेंस और कंट्रीब्यूट किया टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। धार्मिक कठोरता की आलोचना की जाती है। कुछ लोग उनकी आलोचना ये बोलकर करते हैं कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही एक्सेसिव एम्फेसिस दे रखा है वैदिक सुपीरियोरिटी के ऊपर। ठीक है, यानी कि वैदिक श्रेष्ठता पर उन्होंने अत्यधिक जोर दिया है और जिससे कि सांप्रदायिक तनाव, कम्युनल टेंशंस को बढ़ावा मिलता है। हिज फोकस ऑन वैदिक ट्रेडिशंस sometimes appeared less inclusive of India's religious diversity। तो हमें ऐसा लगता है कि जो भी उनके व्यूज थे वहां पे अपने व्यूज में उन्होंने हमारे देश की जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है ना उसको ध्यान में नहीं रखा। नाउ कंक्लूजन पे चलेंगे। तो दयानंद सरस्वती के जो आइडियाज हैं उनका गाइस क्या एम रहा है? एम रहा है सोशल रिफॉर्म्स करना, मॉरल गवर्नेंस, देश को जगाना वैदिक प्रिंसिपल्स के माध्यम से। उनको थोड़ा बहुत रिजिडिटीज की वजह से क्रिटिसाइज भी किया जाता है। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने धार्मिक राजनीतिक विचार वैदिक सिद्धांतों के माध्यम से सामाजिक सुधार, नैतिक शासन और राष्ट्रीय जागरण पर आधारित थे। उनके जो विचार हैं, ठीक है, कि धार्मिक राजनीतिक विचार वैदिक सिद्धांतों के माध्यम से सामाजिक सुधार, नैतिक शासन और राष्ट्रीय जागरण पर आधारित थे। अब उनकी कुछ सीमाएं थी। उनके विचारों ने सामाजिक सुधार आंदोलनों और भारतीय राष्ट्रवाद के उदय को भी गहराई से प्रभावित किया। तो ये सारे हो गए हमारे क्वेश्चंस। अब आप लाइव क्लासेस का वेट करना, एग्जाम से मैक्सिमम 2 दिन पहले ही वो आ पाएगी, तो आप लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जून 25 वाली लाइव क्लासेस को आप देख सकते हो क्योंकि वहां पे आपको जून 24, 23, 22 में जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे वो सभी वहां पे आपको मिल जाएंगे। ओके।